इमेजिन करो आप अपनी फैमिली के साथ एक शिप पर हो, चारों तरफ सिर्फ समुंदर है और अचानक से नेचर अपना सबसे डेंजरस रूप दिखा देती है। ऐसा तूफान जिसमें हर सेकंड लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। आज हम कुछ ऐसी ही कहानी को पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही थ्रिलिंग चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और ये जो कहानी है ये बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस्ड है, मतलब कि जो चीजें हम इस कहानी में पढ़ेंगे वो असलियत में हुई थी। ये चैप्टर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है। गॉर्डन कुक एक स्किल्ड सेलर थे और एडवेंचरर थे। ये इस पूरे चैप्टर के नरेटर भी हैं। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया को ट्रैवल करेगा अपनी फैमिली के साथ एक शिप में। ये पूरा चैप्टर इसी पर्सन की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। एलन ईस्ट ने इस पूरी स्टोरी को ऑथर किया, मतलब साथ में लिखने में मदद की है। इसने गॉर्डन कुक की मदद की थी इस पूरे सर्वाइवल एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करने में। अब इस पूरी स्टोरी को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि एक बोट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि आपको इस चैप्टर को समझने में कुछ आसानी देगा। एक पूरी बोट के मिडल में एक बड़ा सा पोल होता है जिसको हम मेन मैस्ट कहते हैं, और उसके साथ कपड़े अटैच्ड होते हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं। और ऐसे ही एक छोटी सेल होती है जिसको हम स्टॉर्म जिब बोलते हैं, और उसके नीचे जो उसको संभालने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम जिब बूम बोलते हैं। और बोट के ऊपर जो खड़े होने की जगह होती है उसको डेक बोला जाता है। और पूरी बोट के राइट साइड वाली जगह, बाहर वाली जगह को स्टार बोर्ड साइड बोलते हैं। अब चलिए इस चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। 1976 के जुलाई महीने में नरेटर और उसकी फैमिली ने एक डेंजरस सी ट्रिप स्टार्ट किया। उनकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स इंक्लूडेड थे। सबसे पहले नरेटर, उसकी वाइफ मैरी, उसका 6 साल का लड़का जॉनथन और 7 साल की लड़की सुजैन। ये कोई नॉर्मल वेकेशन नहीं थी। इनका गोल था हिस्ट्री को रिपीट करना, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 200 साल पहले फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। अब ये पूरे वर्ल्ड टूर के लिए कैप्टन जेम्स कुक से ही इंस्पायर हुए थे। कैप्टन जेम्स कुक जो कि दुनिया के ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर में से एक हैं। नरेटर और मैरी बचपन में उनके रूट पर ही सेल करने का सपना देखते थे। अब नरेटर और मैरी ने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी के 16 साल प्रेपरेशन में ही बिता दिए। इन सालों में उन्होंने सेलिंग स्किल सीखी, डेंजरस वाटर्स में कैसे सेल करते हैं वो सीखा, और सी नेविगेशन को भी मास्टर किया। इससे हमें यह पता लगता है ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये उनका एक सपना थी। अब इन प्रेपरेशन के दौरान उन्होंने एक बोट भी खुद से बनाई जो कि वुडन हल से बनाई हुई थी, और वो 23 मीटर लंबी थी और उसका भार 30 टन था। इस बोट का नाम उन्होंने रखा वेव वॉकर। और ये फैमिली ने कई महीने स्पेंड किए इसकी इक्विपमेंट को चेक करने के लिए, इसके रिपेयर्स में और इसकी टेस्टिंग में। अब ये जो जर्नी थी ये पूरे 3 साल के लिए प्लान थी, और इन 3 साल के दौरान उन्होंने 1 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। इन्होंने अपने सफर की शुरुआत इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से की थी, और अब उनकी बोट अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के साथ पीसफुली चल रही थी। और वो ऐसे ही अपने पहले पार्ट ऑफ वॉयज में पहुंच जाते हैं, और उस जगह का नाम होता है केप टाउन, जो कि अफ्रीका में है। अब केप टाउन के आगे का सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला था, क्योंकि आगे वाले ओशन का नाम था साउदर्न इंडियन ओशन, जो कि दुनिया के सबसे रफ सीज में से एक है। इस डेंजरस सी में सफर करने के लिए उन्होंने अपनी बोट में 2 और मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया, जिनका नाम था लैरी विजल जो कि एक अमेरिकन थे। दूसरा था हर्ब सेगलर जो कि एक स्विस था। असली एडवेंचर तो अब स्टार्ट होने वाला था। अब केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन तेज हवाएं स्टार्ट हो जाती हैं, पावरफुल विंड चलनी स्टार्ट हो जाती है जो कि हफ्तों तक चलती है बिना रुके। अब जो नरेटर था उसको इन हवाओं से डर नहीं लगता था, उसको उन लहरों से डर लगता था जो कि उनकी बोट को तोड़ सकती हैं। अब इंडियन ओशन की वेव्स नॉर्मल नहीं रही थी, उनके आसपास लहरें ही लहरें थी जो कि 15 मीटर तक ऊंची थी। मतलब कि जितनी बड़ी शिप है उतनी ही बड़ी लहरें उनके आसपास चल रही थी। और ऐसे ही डेंजरस सी में चलते चलते 25 दिसंबर आ जाता है। अब वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर आ गए थे। अब तूफान के बीच भी उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करने का प्लान किया था। उन्होंने शिप के अंदर ही एक क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया और इस फेस्टिवल को बड़े ही पीसफुली सेलिब्रेट किया। अब ऐसे ही न्यू ईयर आ गया था। अब सबको लग रहा था कि वेदर इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। तूफान और भी खतरनाक होता गया। शिप पर होप भी थी और अंदर ही अंदर डर भी बढ़ता जा रहा था। अब 2 जनवरी की सुबह हर तरफ बड़ी बड़ी वेव्स थी, और इस पूरी बोट का एक छोटा सा स्टॉर्म जिब यूज हो रहा था, और हर लहर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पानी नहीं है, वो एक पहाड़ है। अब ऐसी सिचुएशंस में शिप को थोड़ा स्लो करने के लिए क्रू ने इमरजेंसी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि स्टॉर्म जिब को पूरी तरीके से हटा दिया, बोट के साथ हैवी रोप्स को अटैच कर दिया। इसके साथ साथ वो डिजास्टर के लिए भी प्रिपेयर हो रहे थे। सबने लाइफ जैकेट्स पहन ली थी, लाइफलाइंस अटैच कर ली थी, और राफ्ट ड्रिल्स को भी प्रैक्टिस कर लिया था, क्योंकि माहौल ऐसा था कि डिजास्टर कभी भी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। और उसी दिन शाम को 6 बजे अचानक से हवा रुक गई, सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो गया था। और यही जो शांति थी ना, यही उनके लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि नेचर एकदम से शांत तब होती है जब कुछ खराब होने वाला होता है। फिर एकदम से
सभी को ऐसा लगता है कि उनके बोट के पीछे कुछ बड़ा सा है और वो गुर्रा रहा है। नरेटर ने मुड़ के पीछे देखा। पहले उसको लगा कि एक बहुत बड़ा सा बादल है, लेकिन वो कोई बादल नहीं था। वो एक बहुत ही बड़ी लहर थी जो कि उनकी बोट के दुगने साइज की थी और सभी उस वेव को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर अचानक से वो बड़ी सी लहर शिप के साथ टकराती है और शिप बहुत ही बुरे तरीके से हिल गई थी। एक सेकंड के लिए नरेटर को लगा कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन फिर सब कुछ टूटना स्टार्ट हो गया और उसके साथ साथ और भी लहरें शिप से टकराने लग गई थी और नरेटर का हेड स्टीयरिंग व्हील के साथ जाके टकराता है और वो सीधा समुंदर में गिर जाता है। उस समय उसे लगता है कि अब मौत बहुत ही नजदीक है, शायद वो नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। नरेटर फिर सरफेस पे आ गया था और वेव वॉकर उससे कुछ ही मीटर की दूरी में थी। अब जैसे ही वो वेव वॉकर के पास पहुंचता है, वो उसकी गार्ड रेलिंग्स को पकड़ देता है और वो उड़ता उड़ता मेन बूम में जाके गिर जाता है और वेव्स इतनी खतरनाक तरीके से शिप के साथ टकरा रही थी कि नरेटर वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो उसको इधर उधर एक रैग डॉल की तरह पटक रही थी, जिसके कारण उसको बहुत ही ज्यादा इंजरीज भी हो गई। जैसे उसके रिब्स पूरे तरीके से क्रैक हो गए थे, उसका मुंह खून से भर गया था और उसके ऑलमोस्ट सारे दांत टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उसने फाइट करना नहीं छोड़ा। इतने दर्द के बावजूद भी वो स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचा और उसने शिप को वेव्स की डायरेक्शन में टर्न कर दिया। और तभी उसको मैरी के चिल्लाने की आवाज आती है कि हम डूब रहे हैं और नरेटर के दिमाग में आता है कि कहीं शिप के नीचे पानी भरना तो नहीं स्टार्ट हो गया। वो स्टीयरिंग व्हील मैरी को थमा देता है और डेक की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और वो देखता है कि डेक पूरी तरीके से टूट चुका था और वो जैसे ही डेक के नीचे जाता है, उसने जो देखा वो बहुत ही डराने वाला था। नीचे वाले कैबिन के बीम्स पूरे तरीके से टूट गए थे। स्टारबोर्ड साइड बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज थी, जिसके अंदर से पानी आ रहा था और वो पूरा कैबिन पूरे तरीके से पानी से भर गया था और जो लैरी और हर्ब थे वो पानी को डेस्परेटली बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखने के बाद वो अपने बच्चों के कैबिन में जाता है और वो देखता है कि जोनाथन और सुजैन ऊपर वाले बंक में डर के बैठे हुए हैं और सुजैन की आंख के ऊपर सर बहुत बुरे तरीके से सूजा हुआ था और नरेटर ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो दोनों बच्चों ने काम तरीके से रिप्लाई दिया, हाँ वो ठीक है। अब नरेटर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, शिप को रिपेयर करना। नरेटर ने हैमर, स्क्रूज और कैनवस को ढूंढा और रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है ये डैमेज्ड वेव वॉकर इस भयानक समुंदर को पार कर पाएगा या समुंदर इस बोट को अपने अंदर ही खींच लेगा? चलिए जानते हैं। अब नरेटर ने स्टारबोर्ड साइड के होल्स को वाटरप्रूफ हैच कवर्स के साथ टाइटली सिक्योर कर दिया, पर तब भी पानी थोड़ा थोड़ा अंदर आ ही रहा था। स्टिल सिचुएशन बेटर थी। जैसे ये सिचुएशन बेटर हुई, नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बोट के इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गए और हैंड पंप्स जो थे वो डेब्रिस के साथ ब्लॉक हो गए थे, जिसका मतलब है पानी बोट के अंदर से बाहर जाना इम्पॉसिबल हो गया था। सिर्फ यही नहीं, उनकी और भी इक्विपमेंट्स पानी के साथ बह गई थी और उनकी सिचुएशन बिल्कुल होपलेस होती जा रही थी। अब अचानक से नरेटर को याद आता है कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे उनका एक पुराना इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है, जो उसने ढूंढा और कनेक्ट किया, जिसके कारण सिचुएशन फिर से स्टेबल होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो पंप बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा था। अब ये तूफानी रातों में फैमिली लगातार वाटर को बाहर पंप कर रही थी, रिपेयर्स कर रही थी, मेडे सिग्नल्स भी भेज रही थी, लेकिन उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब जो सू है, मतलब सुजैन, उसकी जो कंडीशन है वो और भी खराब होती जा रही थी। उसको जो चोट लगी थी वो बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कि उसका जो सिर था वो और सूज रहा था, उसकी दोनों आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी और उसकी बाजू के ऊपर एक बहुत ही डीप कट भी था। फिर जब उसके फादर ने उससे पूछा, ये चोटों के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने स्माइल करते हुए बोला, मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहती थी। इससे पता लगता है चाहे वो लड़की छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी। अब जनवरी 3 की सुबह पंप्स ने फाइनली ज्यादातर वाटर को कंट्रोल कर दिया था और जो फैमिली का क्रू था उन्होंने रोटेशंस में 2-2 घंटे की रेस्ट भी की। पर डेंजर अभी भी पूरे तरीके से गया नहीं था, क्योंकि अभी भी वाटर लाइन के नीचे बहुत ही सीरियस लीक था। वेव वॉकर का स्ट्रक्चर पूरे तरीके से टूट गया था और नरेटर ने डिस्कवर किया कि जो इस बोट का मेन रिब फ्रेम है वो भी पूरे तरीके से खराब हो गया था और डैमेज सिर्फ शिप के ऊपर ऊपर नहीं था, शिप के बॉटम वाले हिस्से में भी था। अब ये सारे डैमेजेस को देखते हुए नरेटर एक चीज को रियलाइज कर लेता है कि इस हालत में बोट ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएगी। तभी नरेटर मैप्स को खोलता है और उसको उस मैप के बीच में से 2 ऐसे आइलैंड्स दिखते हैं जो कि ईस्ट साइड में होते हैं और उसमें से एक आइलैंड जिसका नाम होता है आइल एम्स्टरडैम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, वो नजदीक लग रहा था और यही आइलैंड तक पहुंचना उनकी आखिरी उम्मीद बन गया था। पर वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी वो तूफान वाली हवाएं चल रही थी, बड़ी बड़ी वेव्स अभी भी उनके आसपास थी, वो अपने सेल्स को प्रॉपरली रेज भी नहीं कर पा रहे थे और उनका जो हेल्पिंग इंजन था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका था। मतलब बोट की स्पीड बहुत ही स्लो थी, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब 36 घंटे नॉन स्टॉप स्ट्रगल करने के बाद पानी उनके थोड़ा कंट्रोल में आया। अब शिप में सिर्फ थोड़ा ही पानी रह गया था और अब जो वो सफर कर रहे थे
वो बहुत ही सतर्क रह के कर रहे थे। वो अपनी डैमेज शिप को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसे कि वो अपना मेन मैस्ट नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि ज्यादा प्रेशर के साथ उनकी शिप और ज्यादा टूट सकती है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ स्टॉर्म जिब को खोल के रखा हुआ था, जिसके कारण वो आराम से आइलैंड्स की तरफ सेल कर पा रहे थे। अब ये संघर्ष भरे 2 दिनों के बाद उन्होंने अपना पहला मील खाया था। उनकी बोट में से मैरी को कोन्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स मिले, जो कि पूरी फैमिली ने खाए। अब सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो गई थी और इस मील ने उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ और उम्मीद दे दी थी। लेकिन ये आराम सिर्फ कुछ ही पल का था, क्योंकि शाम के 4 बजे आसमान फिर से बिल्कुल काला हो गया था। तूफान फिर से आ गया था और एक ही घंटे के अंदर अंदर 40 नोट की हवाएं चलनी स्टार्ट हो गई थी। समुद्र फिर से भयंकर हो गया था। अब पूरी रात भयंकर तूफान चलने के बाद जनवरी 5 की सुबह कंडीशन फिर से खराब हो गई थी। शिप और भी ज्यादा डैमेज होती जा रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें लगातार उनके साथ टकराई जा रही थी। अब इस सिचुएशन के दौरान जब नरेटर अपने बच्चों को कंफर्ट देने जाता है तो जॉन अपने फादर से पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। नरेटर जो है वो जॉन को एनकरेज करने का ट्राई करता है। फिर जॉन बोलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मतलब वो मरने से नहीं डरता है अगर वो आप सबके साथ है। अब इन शब्दों का जवाब नरेटर के पास नहीं था, बट इन शब्दों ने नरेटर को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था और उसको और भी मोटिवेट कर दिया था इस सिचुएशन से लड़ने के लिए। अब शिप की डैमेज साइड को बचाने के लिए जो शिप की स्ट्रॉन्गर साइड थी, नरेटर ने उसको वेव्स की तरफ कर दिया था ताकि शिप की जो डैमेज साइड है वो वेव्स से बच सके। और उसने हैवी नायलॉन रोप और 2 प्लास्टिक बैरल्स के साथ, जो कि पैराफिन से भरे हुए थे, उसके साथ एक सी एंकर बनाया, जिसकी मदद से उसने शिप को थोड़ा स्लो और स्टेडी बना दिया। अब उसी दिन की शाम मैरी और नरेटर एक दूसरे का हाथ थाम के बैठ जाते हैं क्योंकि पानी उनकी शिप में ब्रोकन वॉल्स से अंदर आता ही जा रहा था। वो दोनों को ये लगता था कि अंत नजदीक है और ये रात उनकी आखिरी रात हो सकती है। लेकिन जनवरी 6 की सुबह हैरानगी से वेव वॉकर ने एक और खतरनाक तूफान को सरवाइव कर लिया था और सुबह जो तूफान था वो बिल्कुल शांत हो गया था। अब नरेटर ने कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर दिया था। उसने विंड की स्पीड को कैलकुलेट किया, ओशन करंट्स को कैलकुलेट किया और मैप को कैलकुलेट किया और उसने ये रियलाइज किया कि वो इस 1.5 लाख किलोमीटर बड़े ओशन में सिर्फ एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढ रहे हैं, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। अब इस होपलेस सिचुएशन में स्यू धीरे धीरे चार्ट रूम के अंदर आती है। उसकी जो इंजरीज है वो और खराब होती जा रही थी। फिर भी सुजैन ने एक हैंडमेड कार्ड दिया अपने फादर को, जिससे उसका लव शो होता था। और जब नरेटर ने उस कार्ड को पढ़ना स्टार्ट किया, उसने देखा कि फ्रंट पेज पे स्यू ने कुछ फनी पिक्चर्स बनाई हैं उसके पेरेंट्स की और लिखा हुआ है हियर आर सम फनी पीपल। और उसने एक और चीज लिखी थी, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और कार्ड के अंदर उसने लिखा हुआ था लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और उसने अपने पेरेंट्स को थैंक किया, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन 5 वर्ड्स का इम्पैक्ट नरेटर के ऊपर बहुत ज्यादा था। इसने उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया था। ये पूरी एग्जॉस्टेड फैमिली के अंदर फिर से जज्बा ला दिया था बचने का। नरेटर ने फिर से अपनी पोजीशंस को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था और करीब दोपहर के 2 बजे उसने लैरी को बोला कि तुम बोट को स्टीयर कर दो। अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम शाम के 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। पर अंदर से नरेटर बहुत ही अनश्योर था और बहुत ही घबराया हुआ था। अब ये कहने के बाद नरेटर बहुत ज्यादा थक गया था और वो सो गया। और जब वो उठा शाम के 6 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा होना शुरू हो गया था और जब उसने बाहर देखा, बाहर अभी भी समुंदर था, तो उसने रियलाइज कर लिया कि हम आइलैंड को खो चुके हैं और उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। उसी समय जोनाथन और सुजैन नरेटर के बंक के पास आते हैं और जोनाथन नरेटर से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक हग दे सकते हो। और हग देने के बाद जोनाथन ने बोला कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन भी। इससे ये पता लगता है कि जो बच्चे हैं वो अभी भी अपने फादर के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास करते थे और अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब थोड़े समय के बाद ही जोनाथन बोलता है कि यू फाउंड द आइलैंड। तो नरेटर बोलता है कि आज नहीं जॉन, अभी हमें आइलैंड नहीं मिला है। उसके बाद सुजैन भी बोलती है यू फाउंड द आइलैंड। और दोनों बच्चे बोलते हैं कि ये हमारी बिल्कुल आंखों के सामने ही है। ये सुनने के बाद नरेटर भागता हुआ डेक के पास जाता है और उसको उसकी आंखों के सामने आइल एम्स्टरडैम दिखता है। अब जो आइल एम्स्टरडैम था वो एक छोटा सा वोल्केनिक आइलैंड है जहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन है, पर फिर भी उस समय पूरी फैमिली को वो आइलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था। अब वो फाइनली इतने संघर्ष भरे दिनों के बाद लैंड पे पहुंच जाते हैं और अगली सुबह उस आइलैंड के सभी 28 इनहैबिटेंट्स उनको वेलकम करते हैं। अब नरेटर सेफली लैंड के ऊपर खड़ा होता है और लैरी और हर्ब के बारे में सोचता है कि वो कितने चीयरफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और इतनी खतरनाक सिचुएशंस के बाद भी वो कितने बहादुर थे। और वो मैरी को भी याद करता है कि कैसे वो इतने क्रिटिकल मोमेंट्स में भी स्टीयरिंग व्हील को संभाल रही थी। उसके बाद वो अपने बच्चों की बहादुरी को भी याद करता है कि कैसे सुजैन, जो कि बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड थी, उसने अपने दर्द को छुपाया ताकि वो अपने पेरेंट्स को और वरी ना दे सके। और उसकी इसी इंजरी को सही करने के लिए उसको बाद में 6 ऑपरेशंस
सिचुएशंस लगे थे जिससे पता लगता है कि वो कितनी बुरे तरीके से घायल थी, पर फिर भी वो कितनी बहादुर थी। वो जोनाथन को भी याद करता है कि कैसे उसको मौत से डर नहीं लगता जब तक वो हमारे साथ है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। था ना ये एक बहुत ही थ्रिलिंग चैप्टर। मुझे तो ये चैप्टर पढ़ते हुए और समझाते हुए बहुत ही मजा आया। अब हम इस चैप्टर के कुछ मेन थीम्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला थीम है करेज एंड ब्रेवरी। इस पूरी स्टोरी में ये पूरी फैमिली की करेज एंड ब्रेवरी को ही दिखाया हुआ है कि कैसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे और अपनी लाइफ्स को बचाने के बारे में सोच रहे थे। दूसरा थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली यूनिटी। ये पूरी स्टोरी हमें ये दिखाती है कि अगर पूरी फैमिली मिलके काम करे और मिलके बहादुरी दिखाए तो बुरी से बुरी सिचुएशन से भी वो बाहर निकल सकते हैं। तीसरा थीम है ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, कि कैसे कई बार नेचर इतनी भयंकर हो सकती है। फोर्थ थीम इज होप एंड डिटर्मिनेशन। ये जो पूरा नरेटर का एक्सपीरियंस था ये उम्मीद और डिटर्मिनेशन के ऊपर ही कायम था। पूरे क्रू ने एक सेकंड के लिए भी गिव अप नहीं किया और कंटिन्यूसली इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे। इस चैप्टर का आखिरी थीम है इमोशनल स्ट्रेंथ। ये चैप्टर हमें बताता है कि इमोशनली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। अगर हम अपने इमोशंस को ही हैंडल नहीं कर सकते हैं तो हम मुश्किल सिचुएशंस को टैकल भी नहीं कर सकते हैं। यहीं पर ये थीम्स खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है। ये पूरा चैप्टर एक असली कहानी है बहादुरी की, सर्वाइवल की और इकट्ठता की। ये पूरा चैप्टर एक असली कहानी है जिसमें एक डेंजर सिचुएशन से निकलने के लिए पूरी फैमिली ने अपनी बहादुरी दिखाई और यूनिटी दिखाई। ये चैप्टर हमें ये शो करता है कि कैसे डिटर्मिनेशन, उम्मीद और बहादुरी के साथ एक फैमिली ने एक भयानक तूफान को सरवाइव किया। ये स्टोरी हमें ये भी दिखाती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। और इस चैप्टर का जो ये टाइटल है ये अपने आप में ही एक इमोशनल मैसेज देता है कि एक फैमिली तब तक मौत से नहीं डरती है जब तक वो एक दूसरे के साथ है। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इसको समझते समझते बहुत ही मजा भी आया होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक शॉर्ट्स का लिंक दिख रहा होगा जहां पर मैंने इस चैप्टर के मेजर कीवर्ड्स को डाला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इस वीडियो के ऊपर लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और एक्सप्लेनेशंस चाहिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।